इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में मौजूद होंगे और इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इन पार्टियों के प्रवक्ता जुड़े हैं और इनसे चर्चा शुरू करें। इससे पहले सवाल एक बार फिर से आपको दिखा दें कि क्या परिवार पहचान पत्र से बुढ़ापा पेंशन में पारदर्शिता आई है। इन सभी विषयों को लेकर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से विधु रावल जी हैं, बहुत स्वागत है सर। भाग सिंह प्रवक्ता जी जेजेपी से, बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी हैं, आईएनएलडी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर आपका। भगत राम जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। सवाल रेड्डी जी पहला आपसे रहेगा, चूंकि जिस तरह से पेंशन को लेकर अभय चौटाला बात उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं पेंशन बहाली ही मुद्दा नहीं है, पेंशन बढ़ाए जाने के लिए भी सरकार को दबाव में लाएंगे और सरकार से ये मांग मनवाएंगे। क्या तैयारी है सर? जी आशीष जी, देखिए जिस प्रकार से सन 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने वृद्ध समान भत्ता ये लागू करने का काम किया था, उस टाइम से लेकर के आज तक ये जो है पेंशन वृद्ध को दी जाती थी, सम्मान के रूप में दी जाती थी। और अब जिस प्रकार से इस मौजूदा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इसको आय से जोड़ने का काम किया है, मैं समझता हूं, मैं ही नहीं पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर कर चुका है कि ये वृद्ध समान भत्ता था, इसमें आय का कोई आधार नहीं होना चाहिए। इस सरकार ने आय का आधार मान करके जो वृद्धों की 5 लाख से ऊपर पेंशन काटने का कार्य किया है, ये सरासर वृद्धों का अपमान है। ये वृद्ध सम्मान भत्ता जो है अब वृद्ध अपमान भत्ता बनाने का काम कर रहा है। आशीष जी, आप मुझे बताइए, एक बेटा करोड़पति है, उसके पिताजी की वो देखभाल नहीं कर रहा है और ये बहुत सारे हमारे समाज में काम इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो वो पिता कहाँ जाएगा जो ये इंतजार करता था कि महीने में उसको पेंशन मिलेगी। आज उसको अपने उस करोड़पति बेटे के सामने हाथ फैलाते हुए शर्म भी आती है और वो इसके लिए अब बहुत ज्यादा अपमान महसूस करता है। जब ये पेंशन लागू की थी उस टाइम तो हरियाणा प्रदेश का बजट भी बहुत कम हुआ करता था, लेकिन उस टाइम भी दाऊ देवीलाल जी ने इसके ऊपर आय का कोई कंडीशन नहीं रखी थी। और किस प्रकार से एक वृद्ध महिला वो इंतजार करते कि मेरा बेटी आएगी, मेरा दामाद आएगा और मैं अपने स्वयं की पैसे से उसका सम्मान करने का काम करूंगी, आज वो उसको भी इन्होंने निसहाय और निराश्रित बनाने का काम किया है। ये वास्तव में घोर अन्याय है एक समाज के प्रति। जहां देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2000 में इस पेंशन को पहली बार बढ़ाया था, 87 के बाद उन्होंने वृद्धों को सम्मान देने के लिए बढ़ाया था। इससे और ज्यादा क्या अपमानजनक ये सरकार कार्य कर सकती है जो बूढ़ों को भी बख्शने का काम नहीं किया। ये घोर निंदनीय है। इस कार्य प्रणाली, इस कार्य की जितनी भी सरकार की निंदा की जाए आशीष जी, मैं कहता हूं उतनी ही कम है। ये लच्छेदार भाषण देते हैं यहाँ पर बैठ करके और सभाओं में जा करके, इनको वृद्धों का सम्मान करने का पता नहीं किस प्रकार से सम्मान किया जाता है। इतना बड़ा कुकृत्य ये मैं मानता हूं इस बात को। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से सेशन में बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा भाई अभय सिंह जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से रखा था, उसके ऊपर चर्चा तक करने का मौका नहीं दिया इस सरकार ने। जो पूरे समाज का मुद्दा था, जो छत्तीस बिरादरी का मुद्दा था, इसमें न जांच देखी गई थी, न इसमें आमदनी देखी गई थी, न इसमें जमीन देखी गई थी, न इसमें परिवार पहचान पत्र देखा गया था। और ऐसे गंभीर मुद्दे के ऊपर भी जब इस मोशन को स्वीकृति नहीं मिलती है तो ये बहुत ही निंदनीय है आशीष जी, घोर निंदनीय है। जितनी निंदा इसकी की जाए उतनी ही कम है। जवाब लेंगे सर, जवाब लेंगे। भाग सिंह दमदमा साहब हैं हमारे साथ। सर आपको आवाज मिल पा रही है? भाग सिंह जी, अभी भाग सिंह जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि आवाज आ रही है मेरे पास। भाग सिंह जी आवाज, हाँ ठीक है, भाग सिंह जी को मैं सुन पा रहा हूँ, फोन पर है हमारे साथ। भाग सिंह जी, अभी अभय जी की हम प्रतिक्रिया सुन रहे थे सदन को लेकर। वो ये बोल रहे हैं कि एक पार्टी सरकार में 2 मंत्री चौधरी देवीलाल की फोटो लगा करके वोट मांगते हैं और उसके बाद उन्हीं की नीतियों को कुचलने का काम करते हैं। बुजुर्गों का जो पेंशन है बुजुर्गों के सम्मान का विषय है, कोई आय का साधन नहीं है।
देखिए, मैं इस बारे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभय सिंह जी का काम सिर्फ एक बयान देना बनकर रह गया है, यदि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा पेंशन देने का काम कर रही है हरियाणा की बात कीजिए सर। सरकार, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में सबसे ज्यादा पेंशन है। अभी कई चीजों के लिए जिस प्रकार से कोई जाली कार्ड बना के लोग किस प्रकार से मिसयूज हो रहा था सरकारी स्कीमों का, तो उसके लिए एक फैमिली आईडी अनिवार्यता की थी। हाँ। तो उसके लिए क्राइटेरिया जो पिछली सरकार ने भी तय किया था, उनका सरकार ने उस समय, और आज भी उस क्राइटेरिया पे था कि जिनकी आय इस प्रकार का प्रस्ताव आया था कि इससे ज्यादा फैमिली आईडी में आती है, तो वो काफी लोगों को वहां जरूर दिक्कत आई है। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस विषय पे पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं कि जो बुजुर्गों को पेंशन है वो किसी तरह की उनकी सैलरी नहीं, उनके सम्मान का भत्ता है। और आप यकीन मानिए, ये फैमिली आईडी से संबंधित प्रॉब्लम है और ये बहुत जल्दी जो कुछ रह गए इनकी ठीक हो जाएगी और हर बुजुर्ग की, किसी बुजुर्ग की किसी तरह पेंशन नहीं कटेगी। और ये एक बात थी कि जिस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में सब्सिडी जिस प्रकार मिलती थी वो बात छोड़ने की कही थी, तो कई बार किसी नेताओं ने इस प्रकार की भी बात कह दी थी कि जो साधन आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है वो सरकारी स्कीम का किसी तरह भी जो मिल रही है वो ताकि उसका त्याग भी करे और ताकि जो और जरूरतमंद है उन तक पहुंचने का काम करे। लेकिन बुढ़ापा पेंशन इनसे एक अलग है। जो बात मेरे साथी प्रवक्ता ने सही कही थी कि ताऊ देवीलाल जी ने ये सोच के पेंशन लगाई थी कि घर में जब बुजुर्ग के कोई बेटी आती है, भतीजी आती है, दामाद आता है, बहू होती है, बच्चे होते हैं, तो उसके लिए 10-20 रुपए अपनी जेब से आते जाते हैं, उसको मान सम्मान के रूप में दे। वो मान सम्मान भत्ता है, वो जो मान सम्मान के जो सम्मान मिलता है भत्ता ना कहे, इसको पेंशन जो मिलती है, बुजुर्गों की पेंशन पूरी तरह से बहाली होगी। ये फैमिली आईडी का काम है, थोड़ा टेक्निकलिटी काम था। इसके अंदर भी एफिडेविट लिए गए हैं कि जिसकी चाहे बेटे की कितनी आमदन हो, उस चीज से किसी तरह का भी सरकार नहीं है। बेटे की आमदन चाहे करोड़ों में भी हो, लेकिन जो बुजुर्ग है उसको पेंशन पूरी तरह से। हाँ, अपवाद है कई जगह कि किसी को कोई गवर्नमेंट की पेंशन मिल रही है, उस समय इस पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। किस प्रकार से कोई लिमिटेड कंपनीज है जिनमें सरकार का शेयर है, उनसे वो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको इस पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार से जिनको पहले ही पेंशनें मिल रही है वो केसेस जरूर सामने काफी है। लेकिन जिस किसी की पेंशन इस बात पे कटी है कि फैमिली की आय ज्यादा थी, उनके एफिडेविट मांगे गए हैं कि हमारी ये जो है हमारी खुद की आय इतनी नहीं है, ना हमारी आमदनी है, हम पेंशन मिलती है उससे हम सम्मान जीवन अपना जीते हैं। तो इस प्रकार से जो बातें चली है, टेक्निकलिटी फैमिली आईडी के कारण दिक्कत आई, जिसे स्वीकार भी करते हैं और जिसे ठीक करने का काम भी किया जा रहा है। किसी बुजुर्ग को आप यकीन मानिए पेंशन के रूप में प्रदेश के अंदर आने वाले मैं रेडू साहब आ रहा हूँ, अभी पूछेगा प्लीज। रेडू साहब सुनिए ना, क्या ये कानून नहीं बनाया है सरकार ने कि जिसकी आमदनी 1,80,000 सालाना से ज्यादा होगी उसकी पेंशन काटी जाएगी? यह कानून बना है कि नहीं बना है? इसका जवाब लेंगे, रावल साहब हमारे साथ हैं, मैं जवाब लूंगा इसका। सुनिए। दूसरा, मिसयूज की आपने बात की है। मिसयूज वास्तव में नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हकदार है उसको पेंशन मिलनी चाहिए और आय का जो स्रोत आप जोड़ रहे हैं उसका कानून को निरस्त करने का काम करना चाहिए।